दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। दुनिया में सब एक चीज़ से बहुत घबराते हैं, ये सत्य है बिल्कुल। और ये ऐसा सत्य है कि इसे कोई इसे नकारेगा नहीं, वो है मौत। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मौत से नहीं घबराता? उसका नाम बताइए आप मुझे। और इससे भी ज़्यादा एक और डेंजरस चीज़ है जिससे दहशत खाते हैं, जिससे डरते हैं, जिससे भय खाते हैं, भयभीत होते हैं, वो है बुढ़ापा। यानी कि जो मौत से भी ज़्यादा बुढ़ापे का डर। और बुढ़ापे से भी ज़्यादा एक और डर है, वो डर है जवानी में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होना। वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। कभी सोचिए, इस पर मनन कीजिए। और हर आदमी प्रयास करता है कि मौत नहीं सोचता कोई, ये सोचता है कि बुढ़ापा ना आए। मगर इसको, ये तो विधि का विधान है, देखिए इसको कोई रोक नहीं पाया। हालांकि बहुत सारे, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कोई ऐसी मेडिसिन की तलाश जो शायद जो कायाकल्प कर दे व्यक्ति का। देखिए, गॉड नोज क्या होता है, कैसे होता है। मगर कभी सोचा इस चीज़ पे कि बुढ़ापा क्यों आता है, कैसे आता है, इसके क्या कारण है, कैसे आता है, क्यों आता है? क्या इससे बचने के या इसको आगे बढ़ाने के कोई और तरीके हो सकते हैं? प्राणायाम वगैरह को छोड़ के, प्राणायाम, मेडिसिन, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, रूटीन, उनको छोड़ के टूने तंत्र मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें भी क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती हैं? बड़ा एक हास्यप्रद विषय लगेगा ये वाला सुन के मेरी बात। देखिए, जो बुढ़ापा आता है ये तो सब मानते हैं और इसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी इसको हर आदमी ने एक्सेप्ट किया है, हर फिजिशियन ने इसको एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी नेगेटिविटी है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी चिंता है, और सबसे बड़ा जो हमारा किलसना है, बात बात में किलसना, छोटी से छोटी बात में एक्साइटेड होना, ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये हमारी सोच का, ये कहीं ना कहीं हमारे एनाटॉमी पे फर्क डालता है। ये सत्य है। क्या होता क्या है, देखिए, सारे का सारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है इससे। मानते हैं ना इस चीज़ को, सब एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है, भगवान ने ऐसी मशीनरी बनाई है हमारी कि नर्वस सिस्टम को आभास होने लगता है, वो अनुमान लगा लेने लगता है कि जीवन में कोई कहीं ना कहीं एनाटॉमी में, शरीर में कोई खतरा पैदा होने वाला है। ये सब नेचुरल स्टिमुली हैं, ये प्रभु प्रदत्त चीज़ें हैं। ये मिरेकुलस हमारा एनाटॉमी है, जो सारी की सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली, इसमें कहीं कोई चाबी नहीं भरता, इसमें कहीं कोई तेल नहीं डालता है, कहीं कुछ ऐसा नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा ये। और फिर ऐसे में क्या होता है, जब ये सिस्टम कोई पता चलता है नर्वस सिस्टम को हमारे, तो ऐसे में क्या करता है, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, वो तत्काल एड्रिनल ग्लैंड्स को संकेत भेजता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं, ये क्या करती हैं, ये हार्मोन्स छोड़ने लगती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ये। और ये हार्मोन्स जो ये छोड़ती हैं, ये वाले जो हार्मोन्स छोड़ने लगती हैं, ये हार्मोन्स का, इनका क्या फंक्शन होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये संकेत देते हैं प्रोटीन छोड़ने के लिए, ये सिग्नल देते हैं प्रोटीन छोड़ने के लिए। और प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या काम होता है, प्रोटीन्स जो हमारा जो प्रोबेबल प्लेस है, जो संभावित स्थल है, या जो प्रोबेबल डिजीज़ है, ये जो भी कुछ है, जो भी शरीर में टूट फूट है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे वो जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, उनको लड़ने के लिए भेजता है। बिल्कुल ठीक जैसे एक आर्मी का प्रोसेस होता है ना, जैसे एक जनरल ने ब्रिगेडियर को कमांड दिया, ब्रिगेडियर ने कर्नल को दिया, फिर कर्नल ने लेफ्टिनेंट कर्नल को दिया, फिर उसने मेजर को दिया, फिर उसने कैप्टन को दिया, फिर कैप्टन ने लेफ्टिनेंट को दिया, लेफ्टिनेंट ने सेकंड लेफ्टिनेंट को दिया, सेकंड लेफ्टिनेंट ने फिर प्यादे भेजे जो आर्टरी में जो आगे चलते हैं, फिर उन्होंने फौज बनाई और सारे का सारा अटैक किया ना रोकने के लिए। सेम सिस्टम बॉडी का, हमारे एनाटॉमी का, वो क्या करता है कि वो सारे का सारा जो हमारे वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, ये जो हमारे लड़ाकू घटक हैं, लड़ाकू घटक मीन्स जो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए तुरंत वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टम। और ये क्या होता है, अगर मान लीजिए ये प्रोसेस, ये वो वहाँ ठीक हो गया, वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है।
अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा ठीक होने में। अगर इनिशियल स्टेज पे है तो रिक्यूप हो जाता है। जैसे होता है ना, मशीन में कोई चीज़ हुई तो उसका हमने रिपेयरिंग में लगाया, कोई चीज़ उसको हमने ठीक किया, वो ठीक हो गया। मगर अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मान लीजिए नर्वस सिस्टम हमारा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, वो हमारे एंड्रिनल ग्लैंड का संकेत भेज रहा है, एंड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो फिर हार्मोन्स डेवलप कर रही हैं, तो ये सिस्टम अगर मान लीजिए बढ़ता चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये रोगों को जन्म देने लगता है। और रोग फिर धीरे 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 क्रोनिक रोग होने लगते हैं। कैंसर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर है, न्यूरो प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है, ये सारे का सारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा, ये उत्तेजक केमिकल्स को बड़ी प्रमोट करता है बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए। तो ये इसका मूल कारण है। और फिर जब डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं तो आदमी क्या होता है, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगता है। ये तो एक कारण इसका, हमारे बुढ़ापे का। दूसरा कारण क्या इसका होता है बुढ़ापे का, जो हमारा डीएनए रेशे के छोर पर टेलोमेरस होते हैं। जो टेलोमेरस जो एक स्थिति हमारे घटक होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे मोमबत्ती जलती है ना, धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, ऐसे जो टेलोमेरस हैं ये धीरे 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 ये कम होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। और इनकी घटने की अगर रेट ज़्यादा है तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ये इससे क्या होता है, अगर ये घटने धीरे 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 मोमबत्ती की तरह घटती हैं ये, तो जो ये क्या करती हैं, ये क्रोमोसोम्स को भी क्षति पहुंचाती हैं। और क्रोमोसोम्स को क्षति पहुंचाने का अगर रास्ता खुल गया एक बार, तो फिर ये क्या कहता है, ये हमारे सारे जो हमारा लॉस ऑफ हमारा कंट्रोल है बॉडी का, उसको इफेक्ट करता है। और अगर सारा हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमारा एड्रिनल ग्लैंड हमारी इफेक्टिव हो गई, हमारे हार्मोन्स बनने बंद हो गए, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण बुढ़ापे का, ये दो जो मैंने बताए। तो जो इसके जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं इसके पीछे लगे हुए हैं, वर्ल्ड वाइड इसके पीछे रिसर्च चल रही है और मेडिकेशन तैयार किए जा रहे हैं इसके लिए। मगर अभी भी जो योग प्रवीण हैं, जो योग शास्त्री हैं, ये जो धर्म गुरु हैं, वो ठीक कहते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति अपनी सोच बदले। देखिए, मैंने अपने लंबे प्रवास में मैंने बताया, मैं यायावर जीवन रहा बीता मेरा, घूमा बहुत हूँ, घुमंतु जीवन रहा मेरा। और घुमंतु जीवन प्रकृति की तलाश में और अजूबे लोगों की तलाश में, ये मेरा जीवन बीता। मैं अपने स्टैंस बताऊंगा। एक तो मुझे मॉन्क मिले, एक मुझे बौद्ध एक भिक्षुक थे, वो मिले मुझे, संत थे, वो बोलते नहीं थे, पता नहीं क्या मेरा भाग्य था कि वो बोले। और एक कुंभ के मेले में लगभग 97-98 साल के वयोवृद्ध वो मुझे मिले। उनसे मुझे प्रेरणा मिली, जो उनसे मुझे बातें मिली, पहले तो मैं उनको देखता रहा, क्योंकि आपको पता है मैं एक बिल्कुल खोजी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैंने पहले देखा कि संत है भी या नहीं है। ये जूना अखाड़े के महंत थे, वो नागा बाबा थे, और वो 100 चिलम पर डे की पीते थे। ये कुंभ के बाद बता रहा हूँ, रिसेंट कुंभ के 100 चिलम मेरे और चिलम भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चिलम को इतनी लंग्स में इतनी पावर कि वो पफ जो उसका खींचते थे, कश खींचते थे उसका, तो चिलम में फ्लेम उठने लगती थी। इमेजिन कीजिए कि लंग्स में कितनी पावर रही होगी उनकी। वो क्या खाते थे, कब सोते थे, कुछ पता नहीं उनका। मुझे प्यार करते थे, मुझे अपने पास बिठा लेते थे चिलम के बहाने। मैं चिलम बनाता था उनकी। वो पानी में कुछ पत्तियां डाल के, कुछ तरह मेरे ख्याल से 10-15-20 हर्ब थी, वो उनका उबलता रहता था, वो सिप लेते रहते थे घंटे 2 घंटे 4 घंटे में बस। एक बार रात में मैं उनके पास मैं रह गया। रात में लगभग 2:30-3 बजे करीबन आवाज़ थी उन्होंने कि गोपाल तू सोया नहीं, अभी यहाँ बैठा हुआ है। मैंने बाबा जी आपकी वेट कर रहा था मैं। वो सोते नहीं थे रात में, मैंने उनको सोते नहीं देखा, पता नहीं क्या करते थे। खैर वो मैं उनको ऑब्जर्व करता था, देखता था। मैंने देखा कि उनके और मांग का सेम वही कहानी जो लद्दाख प्रवास में मुझे मिले, वो उनकी प्रक्रिया क्या होती थी मैंने जो देखा। फिर मैंने पूछा लोगों से, मैंने बात करी, फिर चर्चा करी। तो जो हमारे बौद्धों के पास जो गुण था, हमारा बौद्ध भिक्षुकों के पास जो हमारे पास गुण था इम्यूनिटी बढ़ाने का, बुढ़ापे को उसको लंबा जीवन तक खींचने का, वो प्राणायाम से अलग था, प्रार्थना से अलग था, योगाभ्यास से अलग था, मेडिकेशन से अलग था। बिल्कुल इनका विचित्र चीज़ थी।
फिर मैंने जापानी साहित्य तलाशा। ओशो के साहित्य में मुझे मिला कि जो नाभि से नीचे 4 अंगुल एक हमारा जो ऊर्जा पॉइंट होता है, जापान में इसको तानदेन बोलते हैं, वो देखा जो उनकी सांस की गति होती थी, जो सांस लेते थे वो, तो जैसे एक रिदम होती है ना, जैसे एक लहर हल्के हल्के उठ रही है, हल्के हल्के बैठ रही है, हल्के हल्के उठ रही है, हल्के हल्के बैठ रही है। वो सांस की जो गति थी उनकी, दोनों जनों की मैंने ऑब्जर्व किया। वो सांस की गति क्या होता था कि वो एक रिदमिक उसमें, एक हारमोनी में, और वो सीने से सांस नहीं आती थी, लंग से सांस नहीं आती थी, पेट की नाभि से पेट उठता था, पेट बैठता था, पेट उठता था, पेट बैठता था। मैंने गांठ बांधी, मैंने कहा असली संत हैं। संत में जिसका पेट एक रिदम में ऊंचे नीचे होगा, इसका मतलब उसकी सांस जो है, वो उसकी सांस जो उसकी प्राणवायु है, वो लंग्स तक नहीं जा रही, वो उसके नाभि के 4 अंगुल नीचे जो तानदेन पॉइंट है, जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ पे हिट करता है वो। और वो वहाँ पे अगर हिट करेगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, हमारी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी। आप देखिए कि रात में ये जो नेचुरल फिनोमेना है, ये रात में आप देखिए कभी नींद में सोते हैं तो रात में ऑटोमेटिकली पेट से सांस आने लगता है, लंग से सांस नहीं लेता। वो क्रिया अगर हमारी 24 घंटे बनी रहे, वो अभ्यास हमारा 24 घंटे बना रहे, तो व्यक्ति अपना, मैं समझता हूँ, लॉन्गेविटी बढ़ा सकता है, बुढ़ापे को कंट्रोल कर सकता है, चेहरे को अपने कांतिमान बना सकता है, चेहरे को अपने निस्तेज कर सकता है, दैदीप्यमान होगा उसका चेहरा अगर ये सारी क्रियाएं करने लगता है। मगर ये सरल नहीं है, इसके लिए पता है कठिन अभ्यास की ज़रूरत है। और वो अभ्यास किसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर नहीं। उन साधु दो जो मैं महात्माओं को मिला, जो मैं 2 साधुओं को मिला, फिर मैंने जितने साधु देखे, वो एक से एक मोटे, एक से एक लगदक, एक से एक लेविश जीवन जीने वाले, वो साधु बोले क्या बोले, मैं कोई कटाक्ष नहीं किसी को, मैं कुछ नहीं देखता, मैं उसका पेट देखता हूँ कि मैंने देखा यार ये साधु नहीं है, इसका पेट रिदम में नहीं चल रहा, इसकी सांस तानदेन, इसकी सांस पेट से नहीं, इसका जो पेट सांस का आवागमन है वो रिदमिक नहीं हो रहा, ये संत नहीं है। ये टोटका बोलें इसको उपाय बोलें, या इसको आप जो भी कुछ बोलें, ये अगर जीवन में अपना लेते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। दोस्तों मैं पता नहीं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरे माइंड से निकलता है। मैंने बोला ना तो मैं वक्ता हूँ, मेरे तो जो जीवन में अनुभूत होता है वही मैं अब ऑडियो के माध्यम से, क्लिप्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इनको दे रहा हूँ। दोस्तों अगर कहीं भी अच्छा लगता है 1% तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपाला जी।